मुकेश सहनी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। ये क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को किसी मंदाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान वोट देता है डर के मारे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा से भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प अध्याय रहा है और इस बार भी 2025 के चुनाव में मुस्लिम राजनीति एक अहम मुद्दा बनकर उभरी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है, जो कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। इस वोट बैंक पर अब तक तेजस्वी की आरजेडी अपना वर्चस्व समझती है, लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा के बाद एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिन मुसलमान वोट बैंक को लेकर आरजेडी दावेदारी करती है, उनकी भागीदारी कहां है। दरअसल आरजेडी और उनके सहयोगी हमेशा से ही मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद किया है और इस बार भी आरजेडी ने मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की बात जब आई तो उसमें मुसलमान गायब नजर आए और आरजेडी की इसी रणनीति पर चिराग पासवान ने हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार, ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। कई सवाल उठे हैं, किस तरीके से कई सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की महत्ता है और इसे लेकर सियासी बयानबाजी कितनी तेज देखने को मिली है। पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। तो मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवाल आपके सामने रख देती हूं। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, M+Y में मल्ला फिट, मुसलमान हो गए मिसलीड। तेजस्वी सीएम, सहनी डिप्टी सीएम, मुसलमानों से ठगी। MGB में 3% को लड्डू, 18% को कद्दू। सहनी के लिए ऐलान, बिहार में मुस्लिम वोट पर घमासान। तेजस्वी के MY फॉर्मूले में मुसलमान कहां पर फिट। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और एलजेपीआर से रंजन सिंह प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि आपने MY समीकरण में अब M से मुस्लिम को हटाकर मल्ला को फिट कर दिया है।
यानी 3% को ज्यादा महत्ता दिखाते हुए 18% को मिसलीड करने की कोशिश वो आरजेडी कर रही है, जो ये अभी तक कहती आई और आंकड़ों से भी ये साबित हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं का है। यानी वोट लेते वक्त तो आपको ध्यान है कि ये एक समुदाय, एक धर्म है, इसका एक 18% का अपना योगदान है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसमें मुसलमानों को कर दिया जाता है साइडलाइन। ये कौन कहता है कि माई समीकरण है और MY समीकरण की बात करते हैं आप? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। नए बिहार को बनाना है। नए बिहार को बनाने के क्रम में सभी जो 14 करोड़ जनता है वो हमारे साथ है। और यह जिस बात की बात जो बातें आप कर रही हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, यह तो इससे पहले भी आरोप लगा रहे थे कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर का दावेदार है, कौन भावी मुख्यमंत्री होगा। ये तमाम उलझने बहस तो ये कर रहे थे पहले। अब जब हमारी घोषणाएं हो गई है, जब हमने एक माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने घोषित कर दिया है, उप मुख्यमंत्री की घोषणाएं हो गई है, अब अगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार के विकास का मॉडल नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो एक नए एजेंडा लाए हैं सेट करने के लिए। और जो बातें बोल रहे, कौन व्यक्ति बोल रहा है? वह व्यक्ति बोल रहा है जो 29 सीट में से एक सीट दिया है, बहादुरगंज की विधानसभा किशनगंज की एक सीट पर उम्मीदवार बनाया है, वह व्यक्ति आरोप लगा रहा है दूसरे पर। अरे अपने चेहरे को ठीक से देख लेना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बुरे वक्त पर हमारी पार्टी ने उनको राज्यसभा सदस्य बनाया था, जो फ्लैट और घर और ऑफिस बचा था, और वही एनडीए के सरकार में उनको वो फ्लैट खाली करना पड़ा और पिताजी के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने MY समीकरण पर कभी राजनीति नहीं की? सवाल यह है कि नहीं, सवाल यही है, सवाल यही है कि क्या आरजेडी ने MY समीकरण पर अपनी राजनीति नहीं की कभी भी? देखिए, बिहार की संपूर्ण जनता की भागीदारी है आरजेडी की। बिहार सर कहने की बात नहीं है ना, वोट बैंक सब अपने अपने हिसाब से साधते हैं ना। MY स्ट्रैटेजी को क्या आरजेडी ने टॉप पर नहीं रखा लालू प्रसाद यादव के समय से? उसको तेजस्वी ने क्या आगे नहीं बढ़ाया? 2015 में जब जेडीयू के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े तो क्या आपको 80% मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिला? 80% मुस्लिम वोटर अगर आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में साथ साथ आया तो क्या उनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है? और आपने 3% को ऊपर रखकर क्या उस 18% को दरकिनार नहीं किया? देखिए, हमने कहा है, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सोशल जस्टिस को मानने वाली है। ये कैसा इम्बैलेंस्ड सोशल जस्टिस राजन साहब? जो भी हाशिए पर खड़ा ये इम्बैलेंस्ड सोशल जस्टिस कैसा है? माननीय तेजस्वी जी ने कहा अपने अभिभाषण, इंतजार करें मुसलमान, एक मुख्यमंत्री उप इंतजार करें मुसलमान, ये कहा तेजस्वी यादव ने। ये कहा कि इंतजार करें मुसलमान, झुंझुना पकड़ा दिया कि अभी रुको जरा, अभी हमारे लिए वो 3% मल्ला वोटर्स इंपॉर्टेंट है, वोट तो चाहिए हमको तुम्हारा, लेकिन इंतजार करो, झुंझुना पकड़ाएंगे। पूर्णिमा जी, आपके लिए 3% वोट मल्ला होगा, वह हमारे समाज के हाशिए का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो फिर के प्रतिनिधित्व करने वाले 18% का प्रतिनिधित्व कौन करेगा भाई? आपने तो उनके रहनुमा होने का गाना कई बार गाया, तो उन 18% का कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा? विकास के मुद्दे पर या फिर सियासी मजबूरी थी वो 3% को चुनना उसके ऊपर? बिहार के चुनाव का नैरेटिव अलग कर दे नहीं होगा। बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है? बस फंस गए आप, नंबर 1 गरीब फंस गए आप आंकड़ों में राजकुमार राजन साहब। वो बातें कोई नहीं, अच्छी बातें मत करिए, सबको पता है कि राजनीति किस पर चलती है, कौन अपने अपने हिसाब का वोट बैंक कैसे कैसे साधता है। नैरेटिव सेट कर देना बिहार के चुनाव में नहीं हो सकता है। आप ये बहस करते रहिए। बिहार के चुनाव का मुद्दा है विकास बना विनाश, या जो विनाश किया जा रहा है 20 साल में, जो विनाश के कगार पर बिहार गया है। 4 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं। बिहार नंबर 1 गरीब राज्य क्यों है? एक भी उद्योग, फैक्ट्री, शिक्षा, एजुकेशन, विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुले? ये मुद्दा होना चाहिए। और आप पत्रकारिता करके यहाँ बैठी हुई है, जो खुद एक सेकंड राजन साहब सुनिए मेरी बात, मुझे पत्रकारिता करने दीजिए और आप कम से कम राजनीति करिए जो आप करते हैं। आप अपना काम संभालिए, मैं अपना काम संभालूंगी।
और अगर राजनीति करते हैं और अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी रखिए। वोट बैंक चाहिए, उनका वोटर्स चाहिए कि मुसलमान साथ में आ जाएं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। ये तो गजब का सामाजिक न्याय हो गया आपका, क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब का है। हम वोट बैंक लेते रहेंगे, हम उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नाम लेते रहेंगे, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हम उनको किनारे बैठा देंगे, कहेंगे कि थोड़ी देर इंतजार करिए। गजब डबल स्टैंडर्ड है ये तो राजन साहब। आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगे? आप तो राजनीति नहीं कर पा रहे ठीक से। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो नैरेटिव अरे मत दिखाइए सर, मत दिखाइए, अपनी राजनीति देखिए। दूसरे को पत्रकारिता सिखाने से पहले अपनी राजनीति देखिए कि वो ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बात कहने की और करने की कुछ और तो नहीं साबित हो रही है राजन साहब, पहले इस पर भी जरा फोकस कर लीजिए। पूर्णिमा जी, जब आप यह कहेंगे कि 3% को दिया गया, क्या अरे सर है ना 3%? गलत है क्या? गलत है क्या फैक्चुअली? है ना 3%? वो एक हाशिया का समाज है। 18% मुसलमान है तो है ना। 40 से 45 सीटों पर ये मुसलमान वोटर इंपैक्ट डालते हैं तो है, ये तो फैक्ट है। और बिहार की राजनीति करते हैं ना, बिहार की राजनीति में यही जाति आधारित राजनीति तो सालों से होती आई है। भागीदारी होगी, जब सत्ता आएगी तो हम भागीदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, और हम देते रहे। हमारे जो हाशिए के समाज जो भी है, निखिल आनंद जी को लेकर आएंगे जरा, निखिल आनंद जी को लेकर आएंगे। निखिल आनंद जी, सवाल पूछ रही है बीजेपी कि अगर मुस्लिम वोट आरजेडी का कोर्ट सपोर्ट है तो फिर उनमें सत्ता की भागीदारी उनकी नजर क्यों नहीं आती? आप तो छोड़कर बैठे हैं कि आपको तो मिलेगा नहीं, ये तो आप मान कर बैठे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी को जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरा, अगर उनकी भागीदार, एक सेकेंड अजय सर आती हूं, मैं आ रही हूं सर, लेकिन अगर दूसरी पार्टी उनका रिप्रेजेंटेशन रख रही है भले ही कम संख्या में, आपका तो ये शून्य नजर आता है, तो फिर इन पर किस हैसियत से सवाल उठते हैं? पूर्णिमा जी, जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है उसमें मुस्लिम का मॉडल क्या है? कोई हलालखोर, वक्फखोर, दुनिया इनका मॉडल है स्मगलर तस्लीमुद्दीन और माफिया शहाबुद्दीन, जिसकी बुनियाद पर ये मुसलमानों को बचे आम बिहार को धमका के इन्होंने राजनीति। और आज जब उप मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही है, क्या है पूरे बिहार में? ये एक नया उसामा ढूंढ के लाए हैं जिसको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये इनकी जो राजनीति है, पूरे बिहार के जो अति पिछड़ा समाज के मुसलमान हैं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इनका मॉडल क्या है? ये शहाबुद्दीन का बेटा, अली अशरफ फातिमी का बेटा, ये बड़े अच्छे मॉडल ढूंढ के लाए हैं। ये मुसलमानों को भी ठग रहे हैं। और इनके जो प्रवक्ता हैं, ये सारे दिल्ली के ड्राइंग रूम से बैठकर प्रवक्ता गिरी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इनके यादव का मॉडल कौन है? संजय यादव, हरियाणा का एक्सपोर्ट क्वालिटी है। प्रेम गुप्ता वैश्य में ये मॉडल राज्यसभा में किसको रखा? हरियाणा से एक्सपोर्ट क्वालिटी लाए। और मनोज झा, दिल्ली के जो लुटियंस जोन में रहने वाला, ये ब्राह्मण का इनका मॉडल है। ये उधार की राजनीति करके बिहार की आवाम को ठगने चले हैं। बिहार का कोई बेटा को अगर इन्होंने प्रमोट किया हुआ होता राजनीति में, ये वही पार्टी है जिसकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी जननायक को कपटी ठाकुर कह के अपमानित किया था। और आज ये बताइए कि जननायक की उपाधि को चुराने में लगे हैं। ये ऐसे नायक बनना चाहते हैं। ये खलनायक है कि नालायक है? ये तो बिहार की जनता को जिसको आप ओसामा बता रहे हैं, निखिल आनंद जी, जनसंघ और आरएसएस के निखिल आनंद जी, जिसका नाम लेकर आप जिसे ओसामा बताने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर डील तो आप भी कर रहे थे उनके साथ जनसंघ का समर्थन कि अगर हिसाब किताब इधर नहीं बना तो इधर ले लेंगे। राजनीति कर रहे हैं। अब वो ओसामा हो गए क्योंकि उनकी डील हो गई इनके साथ। जिसकी गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, जिसने कर्पूरी ठाकुर जी को रास्ते चलते हथियाने का और अपमानित करने का काम किया था, ये कर्पूरी ठाकुर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। किसकी गोद में बैठकर? कांग्रेस पार्टी, जिसने काका कालेलकर आयोग को आपने नहीं लिया क्या कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पर क्रेडिट? ये लें तो दिक्कत है और आप लें तो सब ठीक है। हमने तो भारत रत्न के माध्यम से उनको ऑनर किया। प्रधानमंत्री जी सीधे उनके घर पे गए,
हमने सम्मान दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की, हमने उनको नमन किया कि दूसरे का घर है जाके कब्जा चाहते हैं। ये कब्जा नहीं चलेगा। आप शांति से सुनिए, सुनिए। जनता बखूबी जानती है कि कर्पूरी ठाकुर के विषय में जनसंघ ने क्या क्या कहावतें चालू की थी। कर्पूरी ठाकुर वाले कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग आपने किया था, भाषाओं को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ठाकुर को अपमानित किया, लेकिन बिहार की जनता जानती है, उनके रग रग में बसा हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध आपने कैसे कमेंट की थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार गिरा दिया था। सरकार किसने गिराया? कांग्रेस की गोद में आप बैठे हैं। 1978 में किसने गिराया थी सरकार? मंत्रिमंडल ने इतिहास और अतीत को ढूंढ लीजिए थोड़ा। बनने का काम किया था। 1978 में किसने गिराई थी सरकार? सर मानी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 साल पलट दीजिए थोड़ा गूगल को। कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें लालू प्रसाद जी भी शामिल थे, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय सत्ता का इतिहास सबके सामने खुला है। किसने कब क्या, किस वोट बैंक का किस तरीके से रिझाया, कैसे अपने पास लाने की कोशिश की। लेकिन असल मुद्दा ईशान यहाँ रिप्रेजेंटेशन का है। अगर हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों की अगर बात की जाती है तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने में पार्टियां चूक क्यों जाती हैं? और आपके पास एक लंबे समय तक मुस्लिम वोट बैंक आपका रहा है। आप राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर केंद्र से लेकर राज्यों में, लेकिन वो हर साल घटता चला गया। मतलब ये कि वोट लेने के समय तो याद आ जाए, फिर उसके बाद उनको किनारे कर दिया जाए। तो मुसलमान वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे या इस्तेमाल हुआ महसूस नहीं करे तो फिर क्या करे? पूर्णिमा जी देखिए, पूरे सवाल का जो जवाब मैं दूंगा वो लॉजिकली दूंगा आपको। आप ही देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न हमें ये पूछना चाहिए था कि हमारे गठबंधन ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया, भावी मुख्यमंत्री का, और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया। सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अमित शाह ये बोल चुके हैं कि विधायक दल हमारा डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं इस बार। रही बात देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री के चेहरे की, क्योंकि आपने ये बोला कि वो समाज सिर्फ 3% है पूरे समीकरण में बिहार के। आप उसको 3% की नजर से मत देखिए, वो अति पिछड़ा समाज है, और अति पिछड़ा समाज बिहार में लगभग 36% है। तो हमने केवल 3% को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, हमने 36% को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। ज्ञान नहीं है। एक मैंने किसी के बीच में जयनारायण प्रसाद निषाद, मैंने किसी के बीच में मल्लाह समाज के पहले ये निखिल जी बोले। निखिल जी बात होने दीजिएगा पूरी। हमारी पार्टी में, ठीक है निखिल जी बात होने दीजिए पूरी। निखिल जी बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर रखिएगा। निखिल जी इसके बाद, समाज की ठेकेदारी, निखिल जी इसके बाद, निखिल जी इसके बाद, ओबीसी समाज की विलेन है। ठीक है निखिल जी इसके बाद, पहले ईशान बात पूरी करेंगे। मैं वापस आता हूं उसी बात। तो हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो 36% को दिया है बिहार के, और तेजस्वी यादव जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। अब आइए दूसरी बात पे, पिछड़े समाज से तो कर्पूरी ठाकुर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके कर्पूरी ठाकुर जी पे भी जवाब दूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी पे भी जवाब ज्यादा बेइज्जत कांग्रेस ने किया। ठीक है, देखिए बार बार बीच में टोका टाकी करने से डिबेट नहीं हो पाएगी। जल्दी जल्दी बाकी में आप देखिए, हमने ये स्पष्ट किया है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हो, और पप्पू यादव जी हो, हमारे नेताओं ने ये स्पष्ट किया है कि 14 नवंबर को जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी तरफ से और जातियों को भी और समूह को भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में दिया जाएगा। अभी ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उप मुख्यमंत्री के चेहरे अभी ऐड होंगे, उसमें मुस्लिम चेहरे भी हो सकते हैं, उसमें अगड़े भी हो सकते हैं, और उसमें पिछड़े समाज के भी लोग हो सकते हैं। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए बीजेपी जब चिंता करती है मुसलमानों की, तो सबसे पहले सवाल उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, उसको अपने गिरिबान में झांक के। अभी निखिल आनंद जी मेरे को बीच बीच में टोक रहे थे, मैं अब इनसे एक सवाल पूछता हूं। गिरिराज सिंह इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के सांसद हैं बिहार से, वो मुसलमानों को हरामखोर कहते हैं। क्या मुसलमानों को हरामखोर कहना ठीक है कि नहीं है? इस डिबेट में आज ये उत्तर मेरे को मिलना चाहिए यहाँ पर, और मुसलमानों को भी ये उत्तर मिलना चाहिए कि क्या मुसलमान हरामखोर है जिस तरह से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। अब ये बीच में देखिए पूर्णिमा जी इस तरह से डिबेट, जब जवाब देना होगा निखिल जी तब दीजिएगा ना। निखिल जी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, प्लीज सर, प्लीज सर, डोंट इंटरप्ट, प्लीज सर,
बोलिए शाह, जल्दी से क्विकली मौका फिनिश कम मिलता करेंगे। होगा डिबेट पे आने का इनको, इसलिए थोड़ा ये सब तिलमिला रहे हैं। टिप्पणियों कोई से बात बचना चाहिए हाँ, शाह। इनको नहीं ठीक बोलना, है, नहीं इनको भी बीच जरूरी में नहीं बोलना चाहिए। जरूरी नहीं, आप अनवांटेड। देखिए बीजेपी को कोई नैतिक आधार है बीजेपी को मुसलमानों के लिए कोई भी बात बोलने का? जब देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं चुनावी भाषणों में कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मीट खाने वाले, मटन खाने वाले मंगलसूत्र ले जाएंगे, उसके बाद घुसपैठिए बोलने का काम करते हैं, उसके बाद सीए के माध्यम से मुसलमानों को गद्दार बोलने का काम करते हैं, और आपका जहां ऑफिस है नोएडा में पूर्णिमा जी, उसके सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं और बटेंगे ते कटोगे की बात करते हैं, और धार्मिक अराजकता की जब राजनीति करते हैं तो बीजेपी को और उसके साथियों को कोई नैतिक आधार नहीं है मुसलमानों के लिए बोलने का। और आखिरी 5 सेकेंड, अगर इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो मध्य प्रदेश में एक भी मंत्री नहीं है मुसलमानों का, बना देते। छत्तीसगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी 19% मुसलमान है, लेकिन एक मंत्री है। इसका जवाब निखिल जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक बार कुंवर अजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। रंजन जी आपसे भी जवाब लूंगी और रामकृपाल सर आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले कुंवर अजय सिंह साहब, 2014 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको मुस्लिम वोट बैंक भरपूर मिला, आप उसकी बात हमेशा से करते हैं, आपने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी के साथ आने के बाद आपका खुद का मुस्लिम वोट बैंक गिरा है, और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आंकड़े कहते हैं। तो क्या भरोसा घट रहा है क्या जेडीयू का बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर रहने से मुस्लिम वोटर्स का आपके ऊपर? क्योंकि आप भी बात करते हैं सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, तो कहां रह जाता है फिर वो? पूर्णिमा जी, मुस्लिम समुदाय के लिए एमवाई समीकरण बोल करके राजद ने कभी कुछ किया ही नहीं, केवल बीजेपी का भय दिखा करके मुस्लिम भाइयों की वोट लेती रही, कभी इन्होंने कुछ किया नहीं। पर 2005 में माननीय नीतीश जी जब सत्ता संभाले हैं तो तालीमी मरकज बना करके मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम बहनों को स्कूल भेजे हैं जो कि स्कूल के बाहर थे। तो मुसलमानों के लिए जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों के लिए माननीय नीतीश जी ने सबके लिए कार्य किया है, और हमेशा मुस्लिम भाइयों का भी मत हमें बढ़ चढ़ करके मिला है। बीच में कुछ राजद के लोगों ने भरमा दिया था, जिसके वजह से अब मुस्लिम भाइयों का भी आंख खुल गया कि 2%, 2.5% वाले को डिप्टी सीएम और 18 से 19% वालों को वेटिंग में रखा गया है। तो अब हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बोल दिया है कि तेजस्वी जी भी वेटिंग ही सीएम रहेंगे। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, केवल ये सपना है, दिवा स्वप्न है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब मुस्लिम भाइयों का भी बढ़ चढ़ के वोट हमारे साथ आ रहा है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हमने सबके लिए काम किया है। अगर नीतीश कुमार ने क्रेडिट कार्ड दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया है सबके लिए दिया है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है सबके लिए दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है सबके लिए दिया है। तो आज अब हमारे मुसलमान भाइयों की भी आंखें खुल गई कि देख लीजिए किस तरीके से एमओआई का नाम लेकर के और ये केवल धोखा देते रहे मुस्लिम भाइयों को। अब इनका आंख खुल गया और ये बढ़ चढ़ करके हमारे पाले में आ चुके हैं, और विशाल मत से अभी तक जो हम सबके मत पाते थे, इस बार मुस्लिम भाइयों का बढ़ चढ़ करके मतदान हमें मिलेगा और हम उनका समर्थन पाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है रंजन जी, को हरामखोर बोलना ठीक है, उसका जवाब निखिल जी, उसका जवाब निखिल जी देंगे, उसका जवाब निखिल जी देंगे। ठीक है रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी ने और मुस्लिम भाइयों को कब तक डरा के रखोगे? तो समझा लीजिए, मुस्लिम भाइयों को कब तक डरा के रखोगे? 4 सीट क्यों दिया? और सीट दे देते ना। ठीक है, अगर आप लोग 29 में से 1 सीट दिया, अगर आप लोगों को किसी और का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के में भी फिर बीच में इंटरप्शन ठीक नहीं लगता है। रंजन जी आपके पास आते हैं चिराग पासवान के रेफरेंस में डेप्यूटी सीएम के ऐलान के साथ ही एक कैंडिडेट अभी तक आपकी सीटों में से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का देखने को मिला है। पिछले चुनावों में अपने दम पर 3% मुस्लिम वोटर्स आप लेकर आए, ये बैलेंस दिखता है क्या?
ये बैलेंस दिखता है आरजेडी के कंपैरिजन में, जो आरजेडी कर रहा है अपने सीटों के एलोकेशन के साथ। सवाल तो उठा दिया आपने डेप्यूटी सीएम को लेकर कि भाई सैनी को क्यों मिसलीड कर दिया, मुसलमानों को एम से हटाकर मल्ला जोड़ दिया, क्यों? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। उम्मीद है कि हमारी बातों को लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। पूर्णिमा जी देखिए, ये लोग तो मुस्लिम के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, हमारे नेता ने तो मुस्लिम के नेतृत्व की बात सिर्फ आज नहीं किए हैं, बल्कि 2005 में आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक को नेतृत्व देने के नाम पर हमने अपनी सत्ता गंवा दी थी, और यही राजद के, यही महागठबंधन के लोग उस समय मुस्लिम चेहरा के नाम पर समर्थन देने में असमर्थ थे। आपको याद होगा पूर्णिमा जी, 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो इन्हीं के यूपीए गवर्नमेंट में सच्चर कमेटी के सिफारिश में जो आया था वो वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का प्रबंधन हो, चाहे रोजगार एवं कौशल का विकास हो, चाहे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ये जो सारी चीजें हैं ये एनडीए सरकार लेकर आई। चाहे रोजगार के माध्यम से उस्ताद योजना हो, नई रोशनी योजना हो, नई मंजिल योजना हो, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने अप्लाई किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोगों ने ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक कोर को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने तो कभी हिमायती, जब सच्चर कमेटी के सिफारिशों को हमने लगाया, हमने उसको जिंदा किया, हमने उसको अप्लाई किया, मुस्लिम हित को हमने जो सरकार है 11 साल से उस पर काम करने की हमने कोशिश किया है। और जितनी भी जो अन्य योजनाएं हैं जो सबके लिए है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का योजना हो, चाहे कोई भी, तो इनको तो समझना चाहिए। ये तो मुस्लिम को भी समझना पड़ेगा कि हम जो हमारे लिए हितैषी है वो कौन लोग हैं। आपने तो चलिए फिर भी एक दे दिया कैंडिडेट, 101 सीटों में इन्होंने एक भी नहीं दिया, तो समझना तो फिर इनको भी चाहिए ना। जब बात रिप्रेजेंटेशन की होती है तो उस रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस दिखना चाहिए ना। पूर्णिमा जी, हम तो नेतृत्व की बात करते हैं, हम उपस्थिति की बात नहीं करते हैं ना। 1990 से 2020 के बीच में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, वोट शेयर के लिहाज से, प्रतिनिधित्व के लिहाज से, ये बदलाव आप कैसे देखते हैं? दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, सीमांचल के इलाकों में मुस्लिमों का प्रभुत्व और 45 सीटों पर लगभग एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर इस धर्म विशेष वोट बैंक का होना, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद शायद इस बात का डर है कि एक वोट बैंक खिसक सकता है, तो कम से कम वो 3% तो इंटैक्ट कर लें, बाकी तो दे ही देंगे इंतजार में कि आगे मिल जाएगा प्रतिनिधित्व? देखिए, जो पासमानदा मुसलमान है पूर्णिमा जी, वो एनडीए के साथ है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। रामकृपाल जी, देखिए आज का जो विषय है आपका, मैं उसी पर बोलूंगा। देखिए, टिकट देते समय, इलेक्शन के समय सिर्फ एक चीज होती है, विनेबिलिटी, जिताऊ फैक्टर, कौन जीत सकता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, अगर जाति फार्मूला भी चलता है तो सिर्फ इस बात पर कि क्या इस फार्मूले पर चल करके विनेबिलिटी होगी, यानी जीत जाएंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। याद होगा आपको, सबने, हर पार्टी के नेता ने बात मानी है कि हम जीतने वाले घोड़े पर ही दांव लगाते हैं, हारने वाले घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता। इसलिए सब चीज़ छोड़िए। रही बात जो मुसलमानों की बात बिहार में है, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, सबको ये पता है, लालू यादव को और तेजस्वी को, वहाँ के लोगों को पता है कि अगर कोई माइनॉरिटी में बंटवारा कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस। देखिए, पूरे देश में जितने भी जनता दल हैं, बिहार में तो 35 साल से जनता दल ही है, 15 साल लालू वो भी जनता दल है, 20 साल नीतीश वो भी जनता दल है, कर्नाटक में भी जनता दल था, मुसलमान वहाँ भी साथ था। लेकिन पिछले इलेक्शन में मुसलमान जेडीएस को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आया। वो पहला सिग्नल था कि हम ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जो संभावित केंद्र में बीजेपी का विकल्प बन सकती है। इसलिए मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस है आज की तारीख में। लेकिन जहां वो नहीं है या जहां वो सरेंडर कर रही है, वहां उसकी मजबूरी है कि वो सिवाय आरजेडी के और जाएगा कहां। तो लालू जी ने और नीतीश का तेजस्वी का फार्मूला बहुत क्लियर कट था कि पहले इस 18% को बचाने के लिए कांग्रेस को जरा सा किनारे करो। और हालत यह हो गई कांग्रेस की, हमारे भाई मेरे मित्र के बेटे हैं,
लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में देखिए, सारी वहाँ पर जागरूकता, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर कुर्सी छोड़ करते करते आए, और जब घोषणा होती है तो आप ये देखिए कि एक ऐसी पार्टी का डिप्टी सीएम बनाते हुए ये कांग्रेस घोषणा कर रही है। ये सारे सवाल इस तरफ क्यों रामकृपाल जी? अगर एक सेकंड, अगर बीजेपी 101 सीटों पर एक जिताऊ कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई उन 18% में से, नहीं बिल्कुल, मतलब उन 18% में से एक भी इनके पास ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके पास ये विनेबिलिटी फैक्टर है, नहीं, या नियत नहीं है देने की, नहीं कि देते ही नहीं। मैं दोनों चीजें कह रहा हूं कि अगर बीजेपी जरूर दे देती, अगर उसको लगता कि ये बंदा जिता सकता है, लेकिन एक ये भी देखिए कि सर 18% में एक नहीं है। नहीं, मैं सुनिए, हैं तो बहुत हैं, तो वहां पर देखिए मंत्री भी रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कौन टिकट मांगने जा रहा है, और अगर टिकट मांगने भी जा रहा है तो क्या वो सीट जीतेगा। इसलिए अमित शाह ने बहुत क्लियर कट इंटरव्यू में कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए चुनाव के समय सिर्फ विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर, नथिंग एल्स। अगर जीतता हुआ कोई बंदा दिखाई देगा, वो चाहे माइनॉरिटी का हो, मेजॉरिटी का हो, उसको ले आएंगे। आपने टिकट कौन मांगने जाता है की बात कर दी, लेकिन मैथिली ठाकुर को तो खोज कर निकाल लिया ना सर टिकट देने के लिए। मैं वही कह रहा हूं, निकाल लेते ना। ठीक है, मुझे हारने के लिए कोई पार्टी किसी को नहीं ढूंढती। बस एक मिनट और बात अपनी कह दूं। देखिए, तो सारा ये है कि बिहार में माइनॉरिटी की ये मजबूरी है कि अगर वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देगी तो सिवाय आरजेडी के दूसरी कोई पार्टी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा था कि कांग्रेस जो है हर जगह कंपोस्ट उन पार्टियों के लिए बनती है जिन पार्टियों ने कांग्रेस को अपने राज्य से बेदखल किया। लेकिन आपने जैसे पूछा कि मुसलमानों में एक भी विनेबल कैंडिडेट नहीं दिखा। मैं नाम ले देता हूँ, एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शाहनवाज हुसैन जी। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, बड़े सौम्य व्यक्ति है, मेरे राजनीतिक उनसे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मेरे मनभेद नहीं है उनसे। शाहनवाज हुसैन जी भी एक विनेबल कैंडिडेट नहीं है रामकृपाल जी बिहार में। अगर उनको आप कम से कम उनको, और मुझे तो ये खबर भी मिल रही है, मैं कटाक्ष करते हुए बोल सकता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन जी को बना देती चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, अगर इतनी चिंता है उसको तो, या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना देती शाहनवाज हुसैन जी को। बड़े अच्छे वरिष्ठ नेता है बिहार में उनके, लेकिन उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। ये सत्यता है। 101 में से एक भी टिकट नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और छोड़िए सिर्फ मुसलमान समाज को, इन्होंने तो अनुसूचित जनजाति को भी एक भी टिकट नहीं दी है। 101 अपनी जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति को एक भी नहीं दी है इन्होंने। अनुसूचित जातियों को इन्होंने दी है 12%, हमने दी है 18%। ओबीसी को इन्होंने दी है 25%, हमने दिया 28%। हमने ईबीसी को भी इसी तरह से सीटें दी हैं। हम जो समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, सबको पता है कि हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, हम अगड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ समान रूप से खड़े हुए हैं और हम पिछड़ों को राजनीति में आगे लेकर आना चाहते हैं। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। कितना मुस्लिम वोट बैंक मिला था जी? 14 में कितना मिला था आपको? किसको? आप लोगों को, आपकी पार्टी को। हमें मिला था मुस्लिम वोट कितना नहीं मिला था क्या? 19%। ठीक है, हम हार गए, वो बात अलग है। 19% मिला। 2020 में कितना रह गया था? मिला था कि नहीं मिला था, आप बताइए ना। ठीक है, आरजेडी को मिला था, आरजेडी को मिला था ना, आरजेडी को भी तो मिला था। अरे सर पार्टी भाई आरजेडी को, एक मिनट, अलायंस ठीक है, आप चुनाव लड़ा जा रहा है गठबंधन में, तो गठबंधन की बात करिए। ऐसे तो तेजस्वी यादव को अकेले, फिर तो तेजस्वी यादव को अकेले उनको यात्रा फिर करनी नहीं चाहिए थी जब राहुल गांधी के साथ कर चुके थे। तो 29 में से फिर तो नहीं करनी चाहिए थी ना। अरे ऐसे नहीं होता है ना ईशान, अगर तेजस्वी यादव को फिर अकेले तो यात्रा ही नहीं निकालनी चाहिए थी, राहुल गांधी के साथ चले गए थे अलायंस में, वो तो निकाल लिया एक, उसके बाद तो अकेले निकाली ना, फिर उसके बाद अकेले भी निकाली ना, उसके बाद अकेले भी निकाली ना। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को, क्योंकि वो किसी के शोल्डर पर है, क्योंकि किसी का सहारा लिया है, क्योंकि किसी का सहारा लिया है, तो अपने वोट बैंक को आप बचाइएगा ही नहीं। डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी आपने सुनी है क्या? साथ ही घूमते रहेंगे राहुल जल्दी से। ठीक है सर, अलग अलग रैली निकाल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाएंगे और हमारी ठीक है सर, जल्दी से। केवल एक दो वाक्य कहूंगा
थोड़े सवाल बीजेपी से भी पूछिए ना। ठीक है, इसके बाद मैं सर आप भी निखिल जी से जवाब लूंगी ना मैं। एक पूछे कि अनुसूचित जनजाति को क्यों टिकट नहीं दी? लेट हिम से बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि इस सच्चाई को जान लीजिए कि बाबरी विध्वंस के पहले कांग्रेस माइनॉरिटी कांग्रेस को अपना नेता मानती थी और ये मानती थी कि विकल्प है, देती थी। लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद माइनॉरिटी पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ करके चली गई भाजपा विरोधी उन क्षेत्रीय ताकतों के साथ जो वो गैर कांग्रेसी थी और गैर भाजपाई थी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, फलाना फलाना। 2000 मैं पिछली बार कह रहा हूं, कर्नाटक के चुनाव में पहली बार इस देश का मुसलमान कांग्रेस तरफ लौटा है और उसे लगा कि राहुल गांधी में जो चीज है वो एक नई राजनीति पर आ रहे हैं, ये सोच के लौटा था वो। और आज की तारीख में अगर कांग्रेस को ये भी नहीं पता है तो कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं मिलता था, लेकिन अब उसका मोह भंग होने लगा क्योंकि उसको यह है कि केंद्र में क्षेत्रीय पार्टी कभी विकल्प नहीं बनेगी, कांग्रेस ही विकल्प बनेगी भाजपा का। इसलिए वो जहां भी कांग्रेस मजबूत है वो चाहता है कि कांग्रेस आए, लेकिन दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सबसे पहले किनारे करते हैं। और सबसे बड़ी इसका इतिहास है ना बिहार में कर दिया, इसका इतिहास है ना, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बाकी जगह देख लीजिए। और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अरे भाई आप सुनिए ना मेरी बात। आप दिन भर टेलीविजन पर न्यूज देखती हैं। क्षेत्रीय मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ईशान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ईशान, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि अलायंस के नाम पर जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को उस क्षेत्र में इंटैक्ट रखना चाहती है तो कांग्रेस का सरेंडर मोड में चली जाती है। भाई आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा तो रखिए। आप कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में क्यों चले जाते हैं कि जो दे दो हम ले लेंगे? इसलिए देश में जातीय ठीक है, निखिल आनंद जी को रखेंगे जरा। ठीक है, निखिल आनंद जी, फिर रंजन जी आपके पास भी, कुंवर जी और साथिया, राजन साहब आपके पास भी आती हूँ। ठीक है, निखिल आनंद जी के लिए टाइमर रखेंगे 1 मिनट का क्विकली। और निखिल आनंद जी अनइंटरप्टेड अपनी बात को पूरा कीजिएगा। कुछ सवाल ईशान ने भी उठाए थे, गिरिराज सिंह का नाम लेकर भी सवाल उठाए थे, जरा वो भी बताइएगा। सिर्फ बात करने की नहीं होनी चाहिए, असल में दिखनी भी चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब घुसपैठिया की बात करते हैं तो कांग्रेस मुसलमानों को क्यों घसीटती है? हम तो घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, और कोई भी अवैध अप्रवासी घुसपैठिया बिहार के वोटर लिस्ट में क्यों हो, तो इसकी बात है। दूसरी बात कि हम शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी टाइप मुसलमानों को राजनीति अरे आपको एक कैंडिडेट नहीं मिला 18% आबादी में से 101 में। छोड़ दीजिए, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर जो चटनी चटाने की राजनीति आरजेडी और कांग्रेस कर रही है उनको करने दीजिए। हम तो स्पष्ट हैं कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, और अगर 3 तलाक इनको लगता है कि मुस्लिम विरोधी एजेंडा है तो 3 तलाक का इन्होंने क्यों समर्थन नहीं किया? हम तो मुसलमानों के रिफॉर्म और अगर वो चटनी चटाने का काम कर रहे हैं निखिल आनंद जी, अगर वो चटनी चटाने का काम कर रहे हैं तो फिर तो आप चटनी बना ही नहीं पा रहे। वो तो फिर भी बना के चटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो बना ही नहीं पा रहे हैं। राजन साहब आपको लाऊंगी, ठीक है। राजन साहब टाइमर रख रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर रहेगा, फिर उसके बाद फौरन बाकी सब लोगों के पास। राजकुमार राजन जी पहले आप। को मिलेगा 10,000। ठीक है निखिल जी, टाइम ओवर है। निखिल जी टाइम ओवर, 1 मिनट रखेंगे प्लीज राजन जी के लिए। अनम्यूट करेंगे राजन जी, अनम्यूट प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, बोलिएगा। हाँ, अभी हमारे मित्र LJPR के प्रवक्ता बोले सच्चर कमेटी के बारे में बोल रहे थे। फैक्ट चेक करना चाहिए कि सच्चर कमेटी का गठन मनमोहन सिंह सरकार में यूपीए सरकार ने किया था। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, क्या उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए यह जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो LJPR की पार्टी है, कभी क्या प्रयास किया, कभी आवाज उठाया, कभी संसद भवन में बोला गया कि तमाम मुसलमानों की जो दयनीय दशा है उस दशा को सुधारने के लिए सच्चर कमेटी को लागू करना चाहिए? नहीं किया। वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे थे, तमाम उसके अस्मिता और आइडेंटिटी पर चोट किया जा रहा था, क्या एक भी संसद भवन में आवाज उठा चिराग पासवान की तरफ से? नहीं उठा। घुसपैठिया की बात किया जाता है हमेशा,
घुसपैठिए के संदर्भ में मुसलमानों की ही बात होती है, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात होती है। क्या चिराग पासवान ने एक आवाज उठाया? ठीक है, और वह व्यक्ति लेकिन इसी सच्चा कमेटी की तमाम सिफारिशों में से 72 को लागू करने पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी ने ही लगाया था। ये कहा था कि इन सिफारिशों को लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है पार्टी, क्योंकि उसको मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए। रंजन सिंह साहब, आपको रख रही हूँ 1 मिनट का टाइमर सर। अजय सर उसके बाद फौरन आपके पास, और क्लोजिंग कमेंट रामकृपाल सर आपसे लूंगे। देखिए डॉक्टर साहब कितना बड़े हिमायती हैं। मगध में 27 विधानसभा में एकमात्र जीता हुआ इनके मुस्लिम कैंडिडेट कमरान साहब का इन्होंने टिकट काट दिया। उनके कार्यकर्ता आज विलाप कर रहे हैं। जो इतने मजबूत इनके नेता थे, पता चला कि अपने महत्वाकांक्षा को लेकर इन्होंने टिकट काट दिया, इन्होंने सम्मान नहीं दिया। हमारे तो दल के प्रदेश अध्यक्ष भी मुस्लिम हैं। इनको पता होना चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब संसद में थे तो सच्चर कमेटी पर क्या था, इनको डॉक्टर साहब ने अभी तक संसद को ये फॉलो तक नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आती है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और मैंने ये जरूर बोला है कि सच्चर कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, सिफारिशें जरूर आई थी, लेकिन उस पर जितने भी काम थे वो सारे काम एनडीए सरकार ने करके दिखाया है, बगैर किसी लोभ और लालच के। ठीक है, लेकिन अगर वोट बैंक की जरूरत है सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल के लिए तो काम तो करना पड़ेगा ना सर। 1% रिप्रेजेंटेशन के साथ परसेंटेज वोटर बढ़ाना है तो फिर उसके लिए तो कुछ तो स्ट्रेटेजाइज करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, राशन और घर और स्वास्थ्य और शिक्षा कौन लेकर आ रहा है? कुंवर अजय जी, इनको बेवकूफ बना रहा है? ठीक है, कुंवर अजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट ले रहे हूँ सर। हमारी सरकार तो निरंतरता में काम कर रही है। ठीक है सर, 1 मिनट। रंजन जी 1 मिनट। पूर्णिमा जी, अब बिहार का मुसलमान भी जान गया कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया गया अपराधी और उसका बेटा जो बरसों से मुस्लिम भाइयों को भ्रमित किए हुए थे, अर्थात बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। अब मुस्लिम भाइयों की भी आंख खुल गई। ये इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिहार प्रदेश की आम जनता के समान, सारे धर्मनिरपेक्ष दलों के समान अब मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं और बढ़ चढ़ करके जेडीयू को वोट करने जा रहे हैं। बिहार के चहुमुखी विकास करने वाले माननीय नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में पहुंचाने के लिए अब हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कमर कस लिया है, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई। और इसमें हम 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारा के साथ हम अगला सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए के नारा दोहराने का मौका नहीं छोड़ते, भले 5 सेकंड बचा हो, लेकिन पार्टी का नारा जरूर आप दोहरा देते हैं सीट के नंबर के साथ। सीट के नंबर के साथ इस नारे को आप हमेशा दोहराएं। 25 से 30 में फिर नीतीश लाने जा रहे हैं। ये जन जन का नारा है, हमारा और आपका नारा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। रामकृपाल सर, एक बात को भी जरूर समझना होगा कि एक नया वोटर वर्ग भी है बिहार में, जो इस तरीके की जाति पुरानी राजनीतिक कहानियों से बहुत अप्रभावित सा नजर आता है। फिर तेजस्वी यादव एक यूथ चेहरा तो है ना, बीजेपी के पास उस यूथ के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने हिस्से का, मैं नीतीश जी की बात नहीं कर रही हूं, अपने हिस्से का चेहरा कोई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आप एक कह रही हैं, लेकिन आप ये चीज देख लीजिए कि बिहार में एक तरफ लालू और तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और मोदी हैं। उम्र चाहे जो भी हो, दोनों इमरजेंसी में जेल से निकले थे, दोनों के पॉकेट में कोई पैसा नहीं था। आज मोदी और नीतीश कुमार की क्या इमेज है, और अभी तेजस्वी ने जो नहीं, 1 मिनट, या उनके चरणों में, अरे भैया सुन लीजिए, तेजस्वी देखिए रुक जाओ, तेजस्वी ने जो पर्चा भरा है उसमें उन्होंने संपत्ति दिखाई है 8.5 करोड़। अब आप सोच लीजिए, नीतीश का भी एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उसको कोई जानता भी नहीं है। तो सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल चेहरा जवान हो या बूढ़ा हो, कितना ईमानदार है, किसकी राजनीतिक यात्रा कितनी ईमानदार रही है। सर वही झुकता है जो हमसे आगे आदर्शवादी होता है। ठीक है सर। जनता इस चीज को बहुत ध्यान रखती है कि
सिर्फ इसलिए नहीं, कोई युवा है, राम युवा तो कृपाल बहुत सर ने सारा देखा है। है कैसे युवा आवाज तो में मेहुल आई। चौकसी भी था, ठीक है। युवा तो राहुल गांधी जी भी हैं, क्या करेंगे? ठीक है सर, ठीक है। नहीं- देखिए इसी नहीं बीच में जनता एक और युवा का स्टेटमेंट है, और वो युवा कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप है। सुन लीजिएगा ईशान, तेज प्रताप ने कहा है पिता की बदौलत पहुंचे हैं तेजस्वी यहाँ पर, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। और भाई तेज प्रताप जी ने कहा ना, तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को लेकर, तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को लेकर, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है, क्यों नहीं मानती? बिल्कुल ठीक बोला। हम सब अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग बहुत से अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में कटाक्ष नाम की भी चीज होती है जिसमें आशीर्वाद का जिक्र नहीं होता, जो अभी अभी तेज प्रताप ने किया है। बहरहाल देखिए, एम फैक्टर की दहाड़ बिहार के चुनावों में लगातार गूंजी है, और इस बार 2025 का ये चुनाव ये तय करेगा कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन किस हद तक मायने रखती है, और ये वोट बैंक कैसे चुनावों में अपनी भागीदारी यानी कि वोट के लिहाज से अपनी रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल आनंद जी, ईशान त्यागी आपका भी शुक्रिया, राजन साहब शुक्रिया आपका, कुंवर अजय जी, साथ ही राम कृपाल सर आपका भी शुक्रिया, रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।